हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एमएससी एंट्रेंस के एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस के आप क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, उसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स पर हम पढ़ेंगे। किस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो विद इन 5 सेकेंड्स। हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसी ट्रिक्स हम एक्सप्लेन करेंगे। सो दिस इज वी हैव अ एमएससी एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर एंड व्हाट वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ध्यान से। एग्जाम्पल ऑफ D6 कॉम्प्लेक्स इन्होंने पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है इन्होंने? एग्जाम्पल ऑफ D6 कॉम्प्लेक्स इन्होंने पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देख सकते हैं इसमें, तो आप क्या देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये? एग्जाम्पल ऑफ D6 कॉम्प्लेक्स आपको बताना है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ D6 कॉम्प्लेक्स पूछा है इन्होंने। दैट मीन्स जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? D6 है। जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D6 है वो एग्जाम्पल हमें निकालना है। सबसे पहला हमारे पास मैग्नीज है, उसके बाद हमारे पास आयरन है, उसके बाद क्रोमियम है, देन टाइटेनियम है। आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए। पहले देखो सारे के सारे क्या है हमारे पास? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं। सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो ये कोई डिफरेंस नहीं है। मैग्नीज की क्या कन्फिगरेशन होती है? सबसे पहले हम फर्स्ट को देखेंगे। मैग्नीज हमारे पास मैग्नीज की कन्फिगरेशन क्या होती है? 3D5 होती है एंड 4s2 होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या देखो? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। बाहर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? +2। वाटर एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए जो बाहर कॉम्प्लेक्स के बाहर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होगी? कंप्लीटली मेटल की होगी। तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन किसकी होगी? हमारे पास मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ये +2 ऑक्सीडेशन किसकी होगी? मेटल की। यानी हमारे पास जो इसकी 3D5 4s2 कन्फिगरेशन थी वो क्या हो जाएगी हमारे पास? मैग्नीज अगर हमारे पास किस में है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो हमारे पास क्या बच जाएगी? 3D5 ऑक्सीडेशन स्टेट बच जाएगी। दैट मीन्स मैग्नीज हमारा कैंसिल आउट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आयरन है। आयरन की हमारे पास क्या होती है? 3D6 होती है, 4s2 होती है। अगर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एज यूजल वाटर एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो उसका कोई चार्ज नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये कंप्लीट 2 पॉजिटिव चार्ज किसका? हमारे मेटल का है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दोगे। 3D6 4s2 इसकी क्या है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या बच गया हमारे पास? 3D6 कन्फिगरेशन। दैट मीन्स सेकेंड आंसर, सेकेंड ऑप्शन शुड बी योर आंसर। देन थर्ड पे पहुंच जाते हैं हम। थर्ड में क्या मेंशन किया इन्होंने? देखो थर्ड में हमारे पास क्रोमियम। क्रोमियम की क्या होती है हमारे पास? 3D5 होती है एंड 4s2। ये इसकी स्टेबल कन्फिगरेशन है। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो, 4s2 से इलेक्ट्रॉन निकालते हो आप, तो इसकी क्या बच जाएगी? 3D5 कन्फिगरेशन इसकी बच जाएगी हमारे पास। और इसकी भी हमारे पास क्या बच जाएगी? सॉरी, इसकी क्या बचेगी हमारे पास? 3D4 कन्फिगरेशन बच जाएगी। और इसकी क्या बचेगी हमारे पास? 3D5। और इसकी क्या होगी हमारे पास? 3D6 होगी। एंड द लास्ट इज टाइटेनियम +3, दैट इज D1 कन्फिगरेशन। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप आंसर लगाना चाहते हो तो दैट विल बी योर 3D6 कन्फिगरेशन आपकी हो जाएगी आयरन की। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ इज ग्रेटर। आपको हमेशा याद रखना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एसिड होता है तो वो क्या करता है? H पॉजिटिव आयन को लॉस करता है। ठीक है, दूसरी बात, एसिडिटी जो होती है वो हमेशा इंक्रीज होती है बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर आपका कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, ये मैं आपको सीधा सीधा बता रही हूँ कि अगर आपको कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका प्रेजेंट है तो वो हमेशा एसिडिटी को इंक्रीज करता है। चार ऑप्शन में देखो, ये हमारे पास एक सिंपल फिनॉल है। फिनॉल पे हमने क्या लगा दिया? नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। थर्ड में हमने NH2 ग्रुप लगा दिया। एंड फोर्थ में हमने क्या लगा दिया? NH2 ग्रुप। यहाँ पे क्या है? ऑर्थो पे NH2 ग्रुप है इसमें, और इसमें हमारे पास क्या है? मेटा पे मेटा पे हमारा NH2 ग्रुप है। तो आप सिंपल सी बात देखो कि जो हमारे पास ये ग्रुप है, कौन सा ग्रुप हमारे पास? जो NH2 ग्रुप है, दैट इज हमारे पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है हमारे पास नाइट्रो। तो नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा? एसिडिटी को हमेशा इंक्रीज करेगा। तो आंसर यू विल बी योर सेकंड ऑप्शन। थर्ड और फोर्थ में क्या डिफरेंस है? दोनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे, सॉरी, दोनों में ही क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन हमारा बेसिक है, ये हमारा बेस है, ये हमारे पास इसकी एसिडिटी हो जाएगी। ठीक है, देन हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि कैनिज़ेरो रिएक्शन इज गिवन बाय। तो कैनिज़ेरो रिएक्शन हमें देखना है। कैनिज़ेरो रिएक्शन में आपको सिंपल से बता देती हूँ, जिसके अंदर भी अल्फा हाइड्रोजन्स एब्सेंट होती हैं। अल्फा हाइड्रोजन आपको याद रखना है कि जिसके अंदर भी अल्फा हाइड्रोजन क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। तो जिसके अंदर भी अल्फा हाइड्रोजन्स एब्सेंट होती हैं वही हमारा क्या शो करेगा? कैनिज़ेरो रिएक्शन को शो करेगा। तो ये आपको याद है, जैसे आपके पास कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप हो जाता है, उसके नेक्स्ट
उसके नेक्स्ट कौन सी कार्बन होती है आपकी, अल्फा कार्बन होती है। देखो ये आपका क्या है, कार्बोनिल ग्रुप यानी एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप से नेक्स्ट आपके पास क्या होती है, अल्फा कार्बन होती है, और उस पर जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं। तो ये अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास भी एब्सेंट होते हैं, ये अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास भी एब्सेंट होते हैं वो क्या शो करता है, वो कैनिज़ेरो रिएक्शंस जो होते हैं उनको क्या करता है, वो शो करता है। तो यही हमें यहाँ पर देखना है कि कौन कैनिज़ेरो रिएक्शन को शो करेगा। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड है, सेकंड हमारे पास एसिटिल्डिहाइड है, फिर हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, फिर हमारे पास ट्राईइथाइल एसिटाल्डिहाइड है। ध्यान से देखो हमने क्या बोला है, कैनिज़ेरो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, दैट मीन्स कैनिज़ेरो रिएक्शन कौन नहीं देगा, देगा वही जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। जैसे हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड का क्या फॉर्मूला होता है, HCHO, ये हमारे पास क्या है फॉर्मल्डिहाइड, ये हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। दैट इज हमारा क्या, फॉर्मल्डिहाइड में क्या होता है HCHO, इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें कोई भी हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये तो शो करेगा, ये करेगा शो, ठीक है, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड में भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी कैनिज़ेरो रिएक्शन शो करेगा। एसिटिल्डिहाइड जो हमारे पास होता है उसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये हमारा शो करेगा। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो, जो जिसमें भी अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें भी अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होती हैं वो तो हमेशा क्या करेगा, शो करेगा। कैनिज़ेरो रिएक्शन हमसे पूछा है कि नॉट कौन सा नहीं शो करेगा, तो वही शो करेगा जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो जिसमें भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, यानी हमारे पास एसिटिल्डिहाइड है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है। देखो एसिटिल्डिहाइड का क्या फॉर्मूला होता है, CH3, हमारे पास CHO है। ठीक है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होती हैं, जिसमें भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो कैनिज़ेरो रिएक्शन कभी भी शो नहीं करता, इसलिए हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं, हम वो क्वेश्चन लेंगे। जैसे हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है कि वेव मैकेनिकल मॉडल जो है वो कौन शो करेगा, वेव मैकेनिकल मॉडल शो करेगा हमेशा स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, आप पढ़ लीजिए क्वांटम में जाके कि जो वेव इक्वेशन है वो कौन शो करता है, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन इसको शो करती है। देन नेक्स्ट हमसे पूछा गया कि ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल आपको बताना है। इसमें क्या बताना है आपको, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल बताना है। देखो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल किसका पूछा है, मैग्नीज 2+ का हमसे पूछा है, मैग्नीज 2+ का पूछा है। मैग्नीज 2+ का मतलब होता है आपके पास क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगी वो मुझे बताइए आप। ठीक है, ये हमारे पास होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्या होती है इसकी 3d5 हमारे पास होती है, 3d5 4s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगी, 3d5 कन्फिगरेशन बच जाएगी, 4s0 हो जाएगा। ठीक है, तो 3d5 कन्फिगरेशन कब हो जाएगी हमारे मैग्नीज 2+ में, ये हमारे पास एक नॉर्मल कन्फिगरेशन है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करें, 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, ये हमारे पास क्या होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसमें। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, देखो हमारे पास जो टर्म सिंबल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L होता है हमारे पास। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास 2s+1 हमारे पास होता है, दैट इज़ हमारे पास क्या होता है 2s+1, दैट इज़ हमारे पास क्या होती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारे पास होती है। मैं इसको एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि टर्म सिंबल निकालने हैं। देखो टर्म सिंबल का मैं पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ। टर्म सिंबल का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आपके पास क्या होता है 2s+1 आपकी क्या होती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है, और यहाँ पर आपके पास क्या होती है J वैल्यू होती है। तो दिस इज योर टर्म सिंबल का फॉर्मूला, ये आपका क्या है टर्म सिंबल का फॉर्मूला है। ऊपर आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है, बीच में आपकी L की वैल्यू होती है, और सबसे नीचे आपके पास क्या होती है ये आपका स्पिन कपलिंग कांस्टेंट, दैट इज जे हो जाएगा, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग कांस्टेंट होता है। तो ये चीज़ हमें निकालनी है, तो 2s+1 निकालेंगे, L की वैल्यू निकालेंगे और J की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले निकालते हैं 2s+1। हमें पता है कि जो हमारे पास मैग्नीज 2+ है, मैग्नीज 2+ में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है हमारे पास 3d5 होती है, 1 2 3 4, 3d5 होगी हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारे पास 3d5 हमारे पास होती है। तो इसमें s की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, s हमारे पास कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, तो 5 मल्टीप्लाई में एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन हमारे पास क्या होती है हाफ होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन हमारे पास हाफ होती है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास 5, तो हमारे पास स्पिन आ जाएगी 5/2 हमारे पास आ जाएगी। तो हम निकालते हैं सबसे पहले 2s+1, दैट इज़ योर स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अगर आप निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में s कितनी आई है हमारी 5/2 आई है, और +1, 2 से 2 आप कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी आपके पास 6 हो जाएगी। तो ये आपने निकाल लिया। ठीक है, ये आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी होती है हमारे पास
हाफ होती है तो 5 मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या होगा, हाफ हो गया है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया स्पिन कितनी आई हमारी 5/2 आ जाती है, ठीक है। फिर 2s+1 दैट इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमें निकालनी है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2s+1, एस की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी है, 2 मल्टीप्लाई में 5/2 +1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 हमारे पास आ गई है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो हमने s निकाल लिया है, मतलब 2s+1 हमने निकाल लिया। अब l की वैल्यू देखनी है हमें, 3d5 में हमें l की वैल्यू देखनी है, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था और 5 था। ये हमारे पास क्या है, मैग्नीज 2+ हमारे पास होता है। तो पहले की कितनी होती है, +2 होती है, ये मैं लिख रही हूँ एल की वैल्यूज़, एल की वैल्यूज़ मैं लिख रही हूँ, +1 होती है, 0 होती है, -1 होती है, -2 होती है। तो टोटल एल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी, क्योंकि +2 कैंसिल हो जाएगा -2 से, +1 कैंसिल हो जाएगा आपका -1 से, 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी एल की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0, और एल की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, फॉर एस के लिए होती है, यानी एस टर्म सिंबल जो आपका एस ऑर्बिटल होता है उसके लिए हमारे पास क्या होती है, एल की वैल्यू 0 होती है। तो सेंटर वाला आ गया हमारा, टॉप वाला आ गया है, ठीक है। अब देखो ध्यान से हमने क्या क्या निकाल लिया है यहाँ पर। जे की वैल्यू आप आराम से, वैसे भी आप क्वेश्चन को आप पिक आउट कर सकते हो, आप दो चीज़ों से आप निकाल चुके हो, दो चीज़ आप क्या निकाल चुके हो कि जो आपकी एल की वैल्यू है दैट इज़ आपकी 0 हो गई है, जो आपकी 2s+1 है दैट इज़ आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपके पास क्या आई थी, दैट इज़ आपकी कितनी आई थी, 6 आई थी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे ये आपकी 6 आई। तो यहाँ इतने सी चीज़ से भी आप क्या कर सकते हो, अपन अपना आंसर जो है पिक आउट कर सकते हो। जे की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो इसमें। तो एल की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, आपकी एस टर्म के लिए होती है, और 6 आपकी क्या स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हो, दैट इज़ और थर्ड आंसर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये थर्ड आंसर हमारे पास हो जाएगा। जे की वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब ये क्या है हमारे पास, अब यहाँ पर क्या होता है, जे की वैल्यू जो है वो एस के इक्वल हो जाएगी, आपको याद रखना है। जब भी आपकी कोई भी हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन होती है, जब भी आपकी क्या होती है, कोई भी हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन होती है, ये बात आप याद रखना, हाफ फिल्ड जो भी कन्फिगरेशन होती है उसमें जे और एस की वैल्यू आपकी क्या होती है, बिल्कुल इक्वल होती है। तो आप इतना निकाल चुके हो, दैट इज़ आप इतना निकाल चुके हो। तो एस की वैल्यू हमारे पास क्या थी, हमारे पास 5/2 आई थी। तो यहाँ पर आप इजीली मेंशन कर सकते हो 5/2 हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो दिस इज योर कंप्लीट टर्म सिंबल हो जाएगा हमारा। देन नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है हमारे पास, क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास फ्रिडल का क्या बोल रहा है, सॉरी क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। बेंजीन जो है उसने रिएक्शन किया मिथाइल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस क्लोराइड। आप इस क्वेश्चन को देख के ही आपको बताना चाहिए, जब भी किसी भी बेंजीन का आप रिएक्शन करवाते हो, किसकी प्रेजेंस में, मिथाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाते हो, और वो भी लेविस एसिड हमने लिया है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। यहाँ पे क्या होता है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है, ये जो आपका CH3 ग्रुप होता है ये इस पे बेंजीन पे जाके क्या करता है, अटैक करता है। दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, आपका जो हाइड्रोजन दैट इज H पॉजिटिव आयन रिप्लेस हो जाएगा आपके CH3 पॉजिटिव आयन से। तो ये आपका सिंपल क्या हो जाएगा, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। अब इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछ रहे हैं, आप उसके पूछ रहे हैं कि दो एग्जांपल आपको गिवन है, तो ये आपके कैसे एग्जांपल हैं, एनेंटियोमर एंड आइसोटोमर। आप हमेशा याद रखो, एनेंटियोमर की मैं पहचान आपको बता देती हूँ, वेरी इजी। एनेंटियोमर की पहचान ये है कि जो दो आपको कंपाउंड गिवन होते हैं वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, मिरर इमेजेस होने चाहिए। दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, मिरर इमेज होने चाहिए एक दूसरे का। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स को देखिए, आप यहाँ पर क्या लगाइए, मिरर लगाइए। जब यहाँ पर आप मिरर लगाएंगे, मिरर में क्या है, इधर भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है और आपका इधर भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इधर भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इधर भी आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है। आपको ये करना है कि आपको मिरर लगाना है, मिरर के दोनों साइड में, मिरर के बिल्कुल दोनों साइड में आपकी सेम स्ट्रक्चर्स होनी चाहिए। इस मिरर के इधर भी आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इधर भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है और इधर भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो इस मिरर के दोनों ही साइड में, बिल्कुल दोनों साइड में क्या होना चाहिए, हमारे बिल्कुल सेम ग्रुप होने चाहिए। यहाँ पर भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पर भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है। इससे अवे, मिरर से अवे क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन्स हैं। इस मिरर से अवे क्या है, हाइड्रोजन्स हैं। और देखो CH3 ऊपर है, इसमें C2H5 नीचे है, इसमें भी CH3 ऊपर है, C2H5 नीचे। तो दिस इज योर कंप्लीट एनेंटियोमर हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेजेस हैं। तो ये हमारे पास एनेंटियोमर हो जाएगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल आपस में क्या है, मिरर इमेजेस हैं। मिरर इमेजेस अगर किसी को चेक करना नहीं आता है, मैं आपको फिर बता दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कह दीजिए कि मैम ये समझ नहीं आ रहा है। तो मिरर में आपको ये करना, मिरर लगाना है। यू हैव टू पास अ प्लेन ऑफ मिरर। आपके मिरर के दोनों साइड में आपके ग्रुप्स जो हैं दैट मस्ट बी सेम होने चाहिए। अगर वो एक दूसरे से
रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज योर एनेंटियोमर, उसमें क्या बन रही है, मिरर इमेज बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये जस्ट सिंपल है कि आपको लेंथेनाइड्स जो होते हैं, जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछिए, वो हमेशा -2 एफ रेज टू पावर 1-14, ये आपकी एंटी पेनल्टीमेट शेल है, ये आपकी पेनल्टीमेट शेल हो जाएगी। तो इस तरह से आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, नहीं आती है तो आप प्लीज़ सीख लीजिएगा, ठीक है। ये वाला आंसर यहाँ पर गलत मेंशन है, मैं आपको बता देती हूँ। देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, जब भी आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में हमेशा याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं हमारे पास, अगर उनकी कंसंट्रेशन आप बढ़ाते हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, तो उसमें क्या होता है, जस्ट थोड़ा सा इंक्रीज होता है किसमें, कंडक्टेंस में इंक्रीज होता है। तो ये बात याद रखो, अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो, तो उसमें क्या होते हैं, आपके आयंस इंक्रीज होते हैं। आयंस इंक्रीज करेंगे तो सिंपल सी बात है, हमारी जो कंडक्टेंस है वो भी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से इसका आंसर करना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की आप कंसंट्रेशन अगर बढ़ाते हो, तो मोलर कंडक्टेंस जो होती है वो हमेशा आपकी बढ़ती है, क्योंकि आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो। जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो आपके आयंस इंक्रीज होंगे। अगर मान लो हमारे पास HCl के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हमारे पास पहले 50 मॉलिक्यूल्स थे, तो हमारे पास क्या थे, 50 हमारे पास क्या थे, H पॉजिटिव आयंस बन गए थे, और 50 हमारे पास क्या बन गए थे, Cl नेगेटिव आयंस बन गए थे। लेकिन अगर उसका रेशियो हम 100 कर देते हैं, मतलब 100 मॉलिक्यूल्स बढ़ा देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 100 H पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे। यानी हमने आयंस की अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ किया है। जब हम आयंस की अमाउंट इंक्रीज़ करेंगे, ये सिंपल सी बात है, जब हम आयंस की अमाउंट बढ़ाएंगे, यानी हमारे आयंस जो होते हैं वो अगर हमारे इंक्रीज़ होते हैं, तो जो हमारी मोलर कंडक्टेंस होती है वो भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। इसलिए आपके ये याद रखना है कि जब भी आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो आयंस की, अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा, दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग योर आयंस, तो आयंस बढ़ाओगे तो मोलर कंडक्टेंस अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, तो इसका ऑप्शन जो आएगा आपका थर्ड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आंसर पे जाते हैं हम, जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, पहले हम उन पे प्रोसीड करेंगे। ये आपका क्यूबिक ज्योमेट्री होती है, इसका आंसर आप क्रॉस चेक कर लेना। 23 होते हैं इसमें, सिमेट्री एलिमेंट्स इन्होंने पूछे हैं। एक आपको सॉलिड स्टेट की प्रदीप्स की बुक्स मिलेगी, उसमें आप चेक कर लीजिए जाके। इस तरह से आप सारे के सारे क्यूबिक सिमेट्री जो होती है, क्यूबिक क्रिस्टल ज्योमेट्री जो है, उसके अंदर आप चेक कर लेंगे कितने एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि लैटिस एनर्जी आपको बतानी है सॉलिड्स की इंक्रीज कब करती है। देखो, एक मैं कंसेप्ट बताती हूँ आपको यहाँ पे लैटिस एनर्जी का, ठीक है। लैटिस एनर्जी का मैं ये कंसेप्ट बताती हूँ यहाँ पे कि जो हमारे पास लैटिस एनर्जी होती है वो साइज़ पे किस तरह से डिपेंड करती है, और जो आपका साइज़ है, चार्ज है, इन दोनों पे कैसे डिपेंड करती है, मैं वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे। देखो, लैटिस एनर्जी जो हमारे पास होती है वो देखो ध्यान से, लैटिस एनर्जी का आपको याद रखना है कि लैटिस एनर्जी किस तरह से डिपेंड करती है। तो लैटिस एनर्जी जो होती है वो हमेशा याद रखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होती है। वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होती है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होती है, और साइज़ की हमेशा क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दैट मीन्स लैटिस एनर्जी आप इंक्रीज कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग योर चार्ज, क्योंकि ये इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये याद रखना कि लैटिस एनर्जी जो होती है वो हमेशा इंक्रीज होती है। अगर आप जा रहे हो सोडियम प्लस से, आप सोडियम 2+ में जा रहे हो, तो आपकी जो लैटिस एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, तो वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन वो साइज़ के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप साइज़ इंक्रीज करोगे तो लैटिस एनर्जी आपकी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये आपको चीज़ याद रखनी, इसके अकॉर्डिंग आपने ऑप्शंस को पढ़ना है, उसका आंसर देखना। देखो, रेडियाई ऑफ आयंस जो होती है, अगर वो आपकी स्मॉल होती है, अगर आप रेडियाई स्मॉल का मतलब क्या है, रेडियाई अगर आपकी स्मॉल होती है, यानी आर की वैल्यू अगर आपकी स्मॉल होती है, दैट मीन्स लैटिस एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। लैटिस हाई एनर्जी क्यों हाई होगी, क्योंकि आपका साइज़ जो है वो क्या कर गया, आपका डिक्रीज़ कर गया। साइज़ डिक्रीज़ किया, साइज़ डिक्रीज़ करने से आपकी लैटिस एनर्जी क्या करती है, बढ़ती है। आयंस अगर आपके न्यूट्रल होते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा आपका, ठीक है। चार्जेस ऑन आयंस, अगर आप चार्ज कम कर दोगे तो भी आपकी लैटिस एनर्जी डिक्रीज़ कर जाएगी। मेडल्यूस कांस्टेंट अगर आपका डिक्रीज करता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता लैटिस एनर्जी पे। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि लैटिस एनर्जी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, साइज पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, देखो हमारे पास ये बिल्कुल डायरेक्ट जो हमारा रिलेशन है वो हम पढ़ते हैं यहाँ पर। देखो, ये क्वेश्चन पूछा हमसे, एनर्जी ऑफ रोटेशन एनर्जी, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है। अब अगर आप ध्यान है किसी को, तो दैट इज़ एच का स्केयर होता है, 8 पाई का स्केयर होता है, आई होता है दैट इज़
जे+1 होता है। ये हमारे पास रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। आप डायरेक्टली जाइए मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास ये एग्जांपल आपको गिवन होगा, दैट इज हमारे पास क्या होता है, एच का स्केयर होता है 8 पाई का स्केयर आई होता है, जे+1 हमारे पास होता है, दैट इज रोटेशनल एनर्जी का हमारे पास ये डायरेक्टली प्लॉट होता है। तो ये आपका थर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, देखो ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है, बहुत इजी है अगर आप ध्यान से करेंगे तो। पहला देखो क्या लिखा हुआ है, ऑब्जर्व्ड केमिकल शिफ्ट ऑफ प्रोटॉन इज 300 मेगाहर्ट्ज। देखो डेल्टा आपने निकालना, डेल्टा क्या होता है आपका, केमिकल शिफ्ट होता है, वो होता है आपका जो आपके हाइड्रोजन्स होते हैं, हाइड्रोजन की आपको क्या लिखनी है, प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी लिखनी है, दैट इज प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ योर टीएमएस के प्रोटॉन्स। तो ये मैं आपको छोटा सा फॉर्मूला बता रही हूँ, आपको जस्ट करना क्या है, ऊपर जो आपके हाइड्रोजन की फ्रीक्वेंसी गिवन होगी वो आपको लिखनी है, और नीचे आपको क्या लिखनी है, टीएमएस के प्रोटॉन्स जो है उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। सिर्फ ये फॉर्मूला है, कितना छोटा सा फॉर्मूला, अगर कोई ध्यान से समझेगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। डेल्टा इज योर केमिकल शिफ्ट होता है, क्या फॉर्मूला मैंने बताया कि प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन होती है, एंड प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ योर टीएमएस के प्रोटॉन्स। तो टीएमएस के प्रोटॉन्स की जो प्रेसिशन फ्रीक्वेंसी है रेशियो में, और ऊपर आपके हाइड्रोजन की प्रेसिशन फ्रीक्वेंसी है। तो ऊपर क्या लिखा हुआ, सबसे पहले क्या लिखा है, और हाइड्रोजन का आपको क्या दिया है, केमिकल शिफ्ट दिया, देखो हर्ट्ज में मेंशन किया गया है, तो इसका मतलब समझ जाओ, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी आपको किसको लिखनी है, केमिकल शिफ्ट निकालने के लिए बोला है, इसमें मैं आपको बोल रही हूँ केमिकल शिफ्ट निकालने के लिए बोला है। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी एट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जब भी आपको बोला जाता है कि ये आपकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, तो वो हमेशा किसकी होती है, टीएमएस के प्रोटॉन्स की होती है। यह भी बोला जाए कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी है वो इतनी है, तो वो भी याद रखना है कि इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो टीएमएस के प्रोटॉन्स पे काम करता है, इसलिए वो टीएमएस के प्रोटॉन्स की होती है। तो ऊपर क्या रखोगे आप, 300 रखोगे, 300 दैट इज़ हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स की है, और नीचे आपका क्या 100 है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 100 में आपकी 2 जीरो हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो आपका केमिकल शिफ्ट कितना है आपका 3, दैट इज ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। समझ गए हो, नहीं समझ में आ रहा फिर से बता देते हो, अगर आपको किसी का केमिकल शिफ्ट निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है प्रेसिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन होती है, प्रेसिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ टीएमएस के प्रोटॉन्स होती है। तो ऊपर आपको हाइड्रोजन की फ्रीक्वेंसी रखनी है, नीचे आपको टीएमएस के प्रोटॉन्स की होती है। टीएमएस के प्रोटॉन में आपको लिखा होगा कि ये प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी है जिस पे ऑपरेट कर रही है, ऊपर यहाँ हाइड्रोजन की आ जाएगी, नीचे आपके टीएमएस के प्रोटॉन्स में ऐसा कुछ मेंशन होगा कि आपकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है जिस पे इंस्ट्रूमेंट काम करता है वो हमेशा टीएमएस की फ्रीक्वेंसी होती है, तो नीचे आपको रखनी है, जो आपका आंसर आएगा वो आप लिख देना, दैट इज ठीक है। नेक्स्ट आपको देखना है इसमें क्या बोला हुआ है, ये आप डिटेल में अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूंगी कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें जस्ट ये पूछा है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपको निकालना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स का हमें क्या दिया है, ये वेव फंक्शन में प्रोवाइड दिया है पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में इसको मेंशन किया गया, तो उसने बोला है इन कोऑर्डिनेट्स में से किस कोऑर्डिनेट को हम यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग आउट योर शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास थीटा और फाई होता है, दैट इज डायरेक्ट आंसर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, मैं इसमें दो चीज़ आपको बता देती हूँ जब आप पढ़ोगे। ये आपका है पार्टीशन फंक्शन वाली जो आपके पास यूनिट आएगी वो आपको पढ़नी है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का क्वेश्चन है ये, हमारे पास क्या है, स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। स्टैटिक्स के क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, हमेशा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत ईजी हैं। ये आपकी क्या है, एनर्जी आपको गिवन है, तो इसमें यही बताया है कि एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करो, दिस इज योर, ही इज़ फाइंडिंग आउट, ये एनर्जी के बारे में पूछ रहा है कि एनर्जी को कैसे निकालोगे इन द टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। तो पार्टीशन फंक्शन के टर्म्स में आपको क्या करना है, एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। मैं इसको फिर से मेंशन कर देती हूँ कि कैसे आपको याद करना है इस क्वेश्चन को। देखो हमेशा याद रखना, ये हमेशा इंटर एनर्जी होती है पहली बात, तो इसका फॉर्मूला होता है हमेशा KT का स्क्वायर होता है, ठीक है। कर्ल होता है ln होता है, Q डिवाइड में आपके पास क्या होता है, कर्ल T होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। तो ये KT का स्केयर हमारे पास दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है यहाँ पर, K और T हमारे पास क्या टेम्परेचर है। अब हमने क्या किया, Q हमारे पास पार्टीशन फंक्शन है, हमने पार्टीशन फंक्शन को थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ठीक है। ये ln की फॉर्म में है यहाँ पर, डिवाइड बाई कर्ल T होता है एनर्जी। एनर्जी जब रहेगा तो नीचे आपका टेम्परेचर रहेगा और बाहर आपका क्या रहेगा, वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर प्रेशर का पूछ लेते हैं तो मैं प्रेशर का आपको बता देती हूँ कि प्रेशर को कैसे लिखना है। अगर प्रेशर का आपके पास आ जाता है कि प्रेशर का फॉर्मूला बताइए इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन, उसमें आपको यही करना है, KT हो जाएगा आपका, कर्ल हो जाएगा, ln हो जाएगा, पार्टीशन फंक्शन डिवाइड बाय में कर्ल वॉल्यूम हो जाएगा, एट कॉन्स्टेंट आपका टेम्परेचर हो जाएगा।
डिफरेंस सिर्फ इतना है, उसमें वॉल्यूम बाहर कांस्टेंट था, इसमें वॉल्यूम जो है वो अंदर आ जाएगा और टेम्परेचर क्या हो जाएगा हमारा बाहर हो जाएगा। डिफरेंस सिर्फ इतना है। ये प्रेशर का हो जाएगा हमारे पास अगर प्रेशर का पूछा जाता है तो। ठीक है, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है हमारा 21 क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है। बोस आइंस्टाइन, आप क्या करना है, आपको फर्मी डायरेक्ट आपको पढ़ना है जाकर। फर्मी डायरेक्ट हो गया है, बोस हमारे पास हो गया, बोस आइंस्टाइन हो गया, फर्मी डायरेक्ट हमारे पास हो गया है, एंड एक हमारे पास मैक्सवेल हो गया है। ये तीन हमारे स्टैटिक्स के फॉर्मूले जो है आपको याद कर लेने हैं, टिप्स पे होने चाहिए, डायरेक्ट इनमें से क्वेश्चन आएगा। तो जैसे इन्होंने बोस आइंस्टाइन का पूछा हुआ है तो बोस आइंस्टाइन का ये फॉर्मूला होता है NI अपॉन में G इज इक्वल टू 1 अपॉन में ई रेज़्ड बाय अल्फा प्लस बीटा समेशन I माइनस में 1। दिस इज और बोस आइंस्टाइन का फॉर्मूला है। तो मैक्सवेल का, फर्मी का और बोस का, ये तीनों आपको पढ़ लेने जाकर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का है जो बहुत ईजी है, आप फाइंड आउट कर लेना। एज ही आपको बतानी होती है इसके अंदर। ठीक है, आप देखो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको बतानी है। इसमें से मैं एक दो क्वेश्चन आपके सॉल्व करा दूँ, मतलब एक दो ऑप्शंस में आपके सॉल्व करा दूँ, बाकी आपको खुद जाकर पढ़ना है। देखो इसमें मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जैसे O2 है, ठीक है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास होती है, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए मैं पहले लिख रही हूँ, दैट इज़ 3n माइनस में 5 हमारे पास होता है। ठीक है, और नॉन लीनियर का मैं लिख देती हूँ, नॉन लीनियर का हमारे पास होता है 3n माइनस में 6 हमारे पास होता है। तो ये आपको दो फॉर्मूले ध्यान रखना है कि वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको जब भी फाइंड आउट करनी होती है, लीनियर के लिए होता है 3n माइनस 5 और नॉन लीनियर के लिए होता है 3n माइनस 6 होता है। तो इन्होंने डायरेक्टली क्या पूछा है, सिर्फ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए। तो उसका सबसे पहले हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं। ए ऑप्शन हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसका हम निकालते हैं। तो ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास लीनियर मॉलिक्यूल है। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम इसका निकालेंगे फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए। तो लीनियर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है 3n माइनस में 5 हमारे पास होता है। तो n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसके अंदर, दो हैं सिर्फ। तो 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 5, तो कितना होगा आपका 6 माइनस 5 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। यानी O2 के नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ जाएंगे हमारे पास, 1 आ जाएगा। तो ऑक्सीजन का हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। तो ऑक्सीजन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। अब इसमें से कौन कौन से ऑप्शन आएंगे आपके, फर्स्ट इसमें है और 1 इसमें है। यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की हमारे पास वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आई है, 1 आई है। फर्स्ट और थर्ड में मैच कर रहा है। अब फर्स्ट और थर्ड में देखो लास्ट के 30 और 6 भी मैच हो रहे हैं, 30 और 6 डिजिट भी मैच हो रहे हैं। तो इसको आप इनको सोल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है। 3 और 9 देखो, सेकंड और थर्ड देखो, सेकंड और थर्ड यानी N2O और CH2O, इन सब के लिए वैल्यूज़ आपको देखनी है। इसमें 3 और 6 है, नेक्स्ट में 3 और 9 है। दैट मीन्स आप CH2O को सॉल्व कर दीजिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप इतने सारे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से आप क्या करो, एक ही सॉल्व कर लीजिए जो आपका डिफरेंट है। थर्ड को सॉल्व कर लीजिए, इसमें थर्ड की वैल्यू 6 है और इसमें थर्ड की वैल्यू क्या है, 9 है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको ऑप्शंस की भी करेक्शन आनी चाहिए कि ऑप्शन कैसे आप करेक्ट कर सकते हैं, इनमें से कौन सा राइट आंसर है वो निकालो। तो हमें क्या करना है, CH2 जो है उसका हमें निकालना है। तो CH2 हमारे पास एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें निकालनी है, ठीक है। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास होता है, CH2 का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये होता है। तो दिस इज अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। तो लीनियर तो है नहीं, लीनियर हमारे पास क्या होता है, वन डायमेंशन में सारे पार्टिकल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो ये नॉन लीनियर तो है नहीं, ये हमारे पास क्या है, नॉन लीनियर है। तो नॉन लीनियर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 3n माइनस में 6 हमारे पास होता है। तो 3n माइनस 6 लिखो। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने प्रेजेंट है इसमें, नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है, 1 2 3 और 4, 4 एटम्स प्रेजेंट है हमारे पास। तो 4 3 12, 12 में से 6 गए, 6 बचा हमारे पास। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गया है। तो अब ये देख लीजिए 6 किसके अंदर, यानी CH2, यानी आपका जो फॉर्मेलिटी हाइड है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास कितनी आई, दैट इज 6 आई है। तो 6 देख लीजिए किसकी है हमारे पास ऑप्शंस में, CH2 की जो हमारे पास वैल्यू है वो इसके अंदर आई, यानी CH2 की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास कितनी आई है, 6 आई है। और O2 की कितनी आई हमारे पास, 1 आई है। तो सिर्फ दो चीज़ों के सॉल्व करने से ही आपका पूरा आंसर सॉल्व हो रहा है। तो इतने ज़्यादा सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऑप्शन करेक्शन पे जाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट है। इसमें क्या पूछा है, शिफ्ट बताना है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा का लॉन्गर वेवलेंथ पे। आपको सिर्फ दो चीज़ें ध्यान रखनी है। जब भी आपकी लैम्डा जब आपकी इंक्रीज करती है तब हमेशा क्या होता है, जो आपका बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है उसको बोलते हैं हम, ठीक है। बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोला जाता है उसको, ये आपको ध्यान रखना है। यानी जब भी आपकी लैम्डा इंक्रीज होती है, जब भी आपकी वेवलेंथ इंक्रीज होती है किसी भी फैक्ट में, किसी भी प्रोसेस में, आपकी अगर राइट टू राइट फ्लैश जाते हैं, यानी कोई प्रोसीजर करते हैं इससे आपकी वेवलेंथ बढ़ रही है, तो उसको बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट।
लैम्डा इंक्रीज होने का मतलब होता है रेड शिफ्ट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट भी से कहा जाता है। तो ये आपको डायरेक्ट याद करना है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है, तो इसको आपको सिर्फ ऐसे ही याद करना है कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट इसको बोलते हैं। अगर किसी भी रिएक्शन में, किसी भी ट्रांजिशन में आपकी वेवलेंथ बढ़ रही है तो उसको हम बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट, और इसको रेड शिफ्ट बोलते हैं क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, मैं इन चारों को भी एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। नेक्स्ट हमारे पास होता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हमारे पास दैट इज हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है हमारे पास, ब्लू शिफ्ट होता है। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट इसको कहा जाता है। तो ब्लू शिफ्ट में हमेशा क्या होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है और लैम्डा क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, समझ गए। तो ब्लू शिफ्ट में क्या है, ब्लू लाइट जो होती है आपकी, उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो और लैम्डा डिक्रीज हो, मतलब बैथोक्रोमिक शिफ्ट जो होता है उसको रेड शिफ्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी लैम्डा बढ़ती है। ब्लू शिफ्ट को ब्लू शिफ्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी लैम्डा डिक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट दो ऑप्शंस को भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपके लिए इजी रहेगा। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहाँ गया, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट आपका ये है और हाइपर है। अब हाइपो का मतलब होता है कम, ठीक है, यानी लेस आपकी कोई चीज़, और हाइपो का मतलब होता है कोई चीज़ आप क्या बोलगी, मैं इसको फिर से मेंशन करती हूँ। देखो, दो वर्ड हैं आपका, एक तो आपके पास क्या है हाइपो, और एक आपका क्या है हाइपर। ठीक है, हाइपर का मतलब होता है कोई भी चीज़ इंक्रीज होती है, और हाइपो का मीन्स कोई भी चीज़ डिक्रीज होती है। तो अगर आपकी इंटेंसिटी किसी भी ट्रांजिशन की डिक्रीज हो रही है तो उसको आप क्या बोलोगे, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। अगर आपकी इंटेंसिटी बढ़ रही है तो उसको क्या बोलोगे आप, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपो का मीन्स होता है किसी भी चीज़ का डिक्रीज करना, यानी हाइपो को क्या बोलते हैं हम, किसी भी चीज़ का डिक्रीज होना। अब क्रोमिक वर्ड जो आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, इंटेंसिटी के लिए, यानी आपकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। और हाइपोक्रोमिक का मीन्स ये है, हाइपर का मीन्स ये है कि आपकी कोई चीज़ हाइपर, ही नहीं बोलते वो हाइपर हो रही है, ज़्यादा गुस्सा हो रही है, मतलब कोई भी चीज़ आपकी इंक्रीज हो रही है। तो क्रोमिक में क्या, आपकी इंटेंसिटी, तो आपकी क्या इंक्रीज हो रही है, इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये चारों है मैंने यहाँ पे आपके एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, दूसरी बात देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का 25, एक्चुअल वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर स्पिन किस पर डिपेंड करती है, आपकी मास नंबर पे भी और एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। क्योंकि जब आप आई वैल्यू निकालते थे, न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू निकालते थे, तो आप ये देखते थे कि जो आपका मास नंबर है और जो आपका एटॉमिक नंबर होता है, यानी आपका जो मास नंबर है और एटॉमिक नंबर, आप ये देखते थे ये ओड है, ये आपका इवन होता है। ठीक है, ये आपका ओड हो और ये भी आपका ओड हो, तो जो आपकी न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू होती है वो दोनों पे डिपेंड करती थी, मास नंबर पे भी और एटॉमिक नंबर पे भी। इसलिए आपको ध्यान से देखना है, एनएमआर में आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। वो मास नंबर से और एटॉमिक नंबर दोनों से देख सकते हैं। ये आपका ऑड होता है, ये आपका इवन होता है, तो भी आपकी आई वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मतलब न्यूक्लियर स्पिन उसकी क्या होती है, एक्टिव होती है। ये आपका ऑड हो जाए, ये आपका ऑड हो जाए, दोनों फिर से हमारी एक्टिव हो जाए। तो दोनों चीज़ पे ये क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, जो कपलिंग कांस्टेंट के डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं इसको डायरेक्टली बता देती हूँ। फॉर्मूला आपको याद रखना है, किसके लिए, डायहेड्रल एंगल आपको दिए गए हैं। ठीक है, डायहेड्रल एंगल का आपका विसिनल कांस्टेंट यानी जे, कपलिंग कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन है। तो आपको ये बताना है जो आपका एंगल होता है उसके साथ कपलिंग कांस्टेंट जो आपका जे है उसके साथ क्या रिलेशन होता है। तो उसका डायग्राम हमारे, उसका जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। 8.5 कोस थीटा का स्केयर होता है, माइनस में 0.28 हमारे पास होता है। तो ये आपका फॉर्मूला है जो आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होते हैं आपके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं आपके पास, एक पास सेंट्रीपिटल फोर्स होते हैं ड्यू टू रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल अबाउट एनी गिवन एक्सिस विल टेंड टू, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो होते हैं आपके क्या होते हैं, अवे फ्रॉम द सेंटर होते हैं। यानी मान लो ये कोई हमारा पार्टिकल है, जो फोर्स आपका अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उन्हें कहा जाता है। जब भी आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाओगे तो उसमें हमेशा रेडियस जो होगी आपकी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आपकी क्या होगी, अबाउट इनर्शिया आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपकी रेडियस इंक्रीज हो रही है। क्योंकि आई क्या होता है, यानी इनर्शिया क्या होता है आपका, म्यू आर स्केयर होता है। तो आपकी रेडियस इंक्रीज हो रही है तो आपकी जो आई वैल्यू है, यानी इनर्शिया जो वो आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि आप टू अवे फ्रॉम द सेंटर मूव कर रहे हो ना। तो आपका जो साइज़ है मॉलिक्यूल का वो इंक्रीज हो जाए, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, आउटसाइड द सेंटर लग रहा है। आउटसाइड द सेंटर आपका फोर्स लग रहा है, जिससे आपकी क्या होगी, रेडियस इंक्रीज हो जाएगी। रेडियस इंक्रीज करने का मतलब क्या है, आपकी आई इज इक्वल टू में म्यू आर स्केयर, आपकी रेडियस इंक्रीज हो रही है, आपकी रेडियस इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपका इनर्शिया बढ़ रहा है। और इनर्शिया में बी का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, एच अपॉन में 8 पाई का स्केयर आई सी होता है। अगर आपका इनर्शिया बढ़ रहा है तो आपका जो रोटेशनल कांस्टेंट है बी, दैट इज डिक्रीज होता है। ये फॉर्मूला जो मैंने मेंशन किया दैट इज रोटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला है। रोटेशनल कांस्टेंट क्या होता है आपका, बी होता है।
बी इज इक्वल टू एच अपॉन में 8 पाई का स्क्वायर आई सी। आई क्या है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका बढ़ रहा है क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, उससे रेडिएशन इंक्रीज हो रही थी। अवे फ्रॉम द सेंटर आपका फोर्स लग रहा है जिससे आपकी क्या हो रही है, रेडिएशन इंक्रीज हो रही है किसी भी पार्टिकल्स की। रेडिएशन इंक्रीज मतलब जो आपका आई है वो इंक्रीज हो रहा है। जब आई इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, तो बी जो रोटेशन कांस्टेंट है वो क्या कर जाएगा आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो दिस इज योर आंसर, सी ऑप्शन आपका आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि आपकी क्या इनर्शिया बढ़ रहा है। सेकंड आपका जो इफेक्टिव रोटेशन कांस्टेंट है वो भी आपका इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ ये बोल रहा है कि कोई भी हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शन है, उसके लिए करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शंस वो होते हैं जो एच न्यू की प्रेजेंस में होते हैं। दैट मीन्स वो रिएक्शंस जो हमेशा लाइट की प्रेजेंस में होते हैं। एच न्यू की प्रेजेंस में जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो टेम्परेचर का उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। टेम्परेचर हैज़ द सेम इफेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड क्या बोलता है, टेम्परेचर हैज़ अपोजिट रिएक्शन। देखो टेम्परेचर का इफेक्ट जो होता है वो हमेशा सिर्फ किस पे होता है, थर्मल रिएक्शंस पे होता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जितने भी आपके थर्मल रिएक्शंस होते हैं उनके ऊपर हमेशा टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। बट जो हमारे फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं वो सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में होते हैं, उसके ऊपर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, 29th क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कीमियोजैप्शन फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज होता है विद टेम्परेचर के साथ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कीमियोजैप्शन जो हमारे पास होता है, कीमियोजैप्शन जो होता है वो रिएक्शंस होते हैं तब जब उनको एक्टिवेशन एनर्जी दी जाती है। तो स्टार्टिंग में आप टेम्परेचर दोगे तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी रिएक्शन को, तो इसलिए हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, यानी एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है केमिकल एब्जॉर्प्शंस में हमेशा क्या होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो हमें रिक्वायर होती है, वो हमें थोड़े से टेम्परेचर से मिल जाती है, जिसकी वजह से हमारा रिएक्शन आगे की तरफ मूव करता है। गोल्ड नंबर याद रखें, गोल्ड नंबर्स जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं टू द प्रोटेक्टिंग पावर्स के होते हैं। यानी प्रोटेक्टिंग पावर्स जिसकी सबसे ज़्यादा होती है गोल्ड नंबर उसका सबसे कम होता है। ये बोला है कि गोल्ड नंबर्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं, प्रोटेक्टिंग पावर हमसे पूछी गई है, एबीसीडी की प्रोटेक्टिंग पावर, ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी जो आपका गोल्ड नंबर होता है, गोल्ड नंबर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोटेक्टिंग पावर। प्रोटेक्टिंग पावर के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप इसका ऑप्शन छांट लीजिए। अब जैसे ए की वैल्यू है 0.04 है, उसके बाद बी की वैल्यू क्या है, सबसे कम हो जाएगी, तो गोल्ड नंबर इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा, तो बी को सबसे आगे रखोगे। फिर उसके बाद हमारे पास ए ऑप्शन आ जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास देखो बी की वैल्यू क्या है, सबसे कम है, तो गोल्ड नंबर इसका सबसे हाईएस्ट हो जाएगा। फिर इसकी वैल्यू है ए की, देन उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, देन उसके बाद हमारे पास डी आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका फर्स्ट, तो आंसर विल बी योर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास KCl है उसको अगर हम हीट करते हैं, KCl को अगर हम क्या करते हैं, हीट करते हैं इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ के, द वॉलेट कलर जो होता है अपीयर्स। ये जो हमारे पास एफ सेंटर्स होते हैं ना, जो भी हमने जिसने भी सॉलिड स्टेट पढ़ी है वो इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकता है, क्योंकि जो हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड होता है उसमें पोटेशियम जो होता है हमारे पास हीट करने पर डिफ्यूज़ कर जाता है क्रिस्टल से, और वेकेंट साइट जो होती हैं वो क्लोरीन से ऑक्यूपाई हो जाते हैं। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट इतना ही बहुत है, नेक्स्ट हम बाद में देखेंगे, लंबी हो जाएगी वीडियो। सो थैंक यू सो मच, मीट